लखनऊ के गोमती नगर में हुए दंगे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। यूपी पुलिस ने दंगे में शामिल संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां की हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बिना यूजीसी नेट और पीएचडी के प्रोफेसरों की भर्ती शुरू होने वाली है। सरकार ने नई नीति के तहत यह कदम उठाया है, जिससे योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विविधता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। हालांकि इस नीति पर कुछ शिक्षाविदों ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा में नए आयाम जुड़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में बिना यूजीसी नेट और पीएचडी के प्रोफेसरों की भर्ती शुरू होने वाली है। सरकार ने नई नीति के तहत यह कदम उठाया है, जिससे योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विविधता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। हालांकि इस नीति पर कुछ शिक्षाविदों ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा में नए आयाम जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास दृष्टिकोण की जयंत चौधरी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के तहत राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। चौधरी ने विशेष रूप से निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन की पहल की प्रशंसा की। इस प्रशंसा के बाद राज्य में योगी सरकार की नीतियों को और मजबूती मिली है। विकास के इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर समेत कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में अगले 3 घंटों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बिजली गिरने से बचाव के लिए विशेष सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है। अगले कुछ घंटों में स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योग्य उम्मीदवार नहीं मिला का मुद्दा फिर से गरमाया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हवा दी है और सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि सरकार योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर रही है। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिससे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। दीप्ति, जो कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू सीजन खेल चुकी हैं, अब खेल के मैदान से लेकर कानून के मैदान तक अपनी सेवाएं देंगी। उनकी इस उपलब्धि पर क्रिकेट और खेल जगत से बधाइयां आ रही हैं। दीप्ति की नियुक्ति ने खेलों और सेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश के 757 सरकारी स्कूलों में नए कंप्यूटर लैब्स की स्थापना की जाएगी। इस शिक्षा सुधार कदम के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों डीआईओस को पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह पहल छात्रों को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे वे आधुनिक युग के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस कदम से राज्य के शैक्षिक ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है। पटना में खान सर की प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। एसडीएम की जांच में कई खामियां पाई गईं, जिनमें फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन और आपातकालीन निकासी का अभाव शामिल है।
शिक्षा मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने पटना के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना की मेयर और पार्षदों ने बिहार नगरपालिका संशोधन बिल 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और वॉकआउट किया। मेयर ने आरोप लगाया कि इस बिल से उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं और उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के लिए पत्र भी लिखा है। इस विरोध प्रदर्शन ने नगर निगम के कामकाज में रुकावट डाल दी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 साल पुराने एक मामले में उन्हें अदालत से संजीवनी मिली है, जिससे उनके राजनीतिक करियर पर लगे दाग पर पानी फिर गया है। इस फैसले से उनके समर्थकों में उत्साह की लहर है और विपक्षी दलों के आरोपों को झटका लगा है। जायसवाल ने इसे न्याय की जीत बताया है और अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुई दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी चालक को जमानत नहीं मिली है। न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार किया क्योंकि मामले में गंभीरता और सबूतों की प्रकृति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पुलिस ने चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। इस घटना ने छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता फैला दी है। अब इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। दिल्ली की एक अदालत ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। खेडकर पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी याचिका को खारिज करने के इस फैसले से उनके मामले में नया मोड़ आ सकता है। अदालत का यह कदम उनके खिलाफ जांच को और गहरा सकता है। इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में गंभीरता का संकेत मिलता है और यह दर्शाता है कि अदालत आरोपों की गंभीरता को लेकर सजग है। दिल्ली के मेयर ने शहर के नालों की मरम्मत और सुधार के लिए 500 करोड़ के एक विशेष कोष की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या को कम करना और शहर की जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाना है। मेयर ने इसे दिल्ली के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा। दिल्ली में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण 971 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन में पानी की लीकेज की समस्या सामने आई है। इस घटना ने निर्माण और डिजाइन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। इस भवन का निर्माण भारत के आधुनिकीकरण और विकास का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन अब इस तरह की समस्याओं ने इसकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सरकार और निर्माण एजेंसियों को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इंदौर के कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर्स, अस्पतालों और होटलों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए करने पर जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम सुरक्षा नियमों के पालन और अवैध निर्माण को रोकने के लिए उठाया गया है। इस निर्देश के तहत संबंधित विभागों को बेसमेंट का निरीक्षण करने और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय शूटिंग दल के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। स्वप्निल की इस जीत ने न सिर्फ उनके कठिन परिश्रम को साबित किया है, बल्कि भारतीय खेलों में शूटिंग के उज्जवल भविष्य की भी झलक दिखाई है। उनकी इस सफलता पर पूरे देश को गर्व है। पुणे मेट्रो ने जुलाई महीने में एक नई ऊंचाई को छू लिया है, जिसमें रोजाना यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। यह उपलब्धि पुणे मेट्रो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो शहर के परिवहन तंत्र में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस बढ़ोतरी से न केवल मेट्रो की सेवाओं में विश्वास बढ़ा है, बल्कि यह शहरी मोबिलिटी के सुधार में एक कदम भी माना जा रहा है।
उदयपुर से आगरा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जो कोटा होकर जाएगी। इस उच्च गति वाली ट्रेन से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से उदयपुर और आगरा के बीच की दूरी तेजी से तय की जा सकेगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच का संपर्क मजबूत होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई नासिक हाईवे पर बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों की सुविधा और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आम आदमी पार्टी AAP के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार से दिल्ली की शहरी आबादी के आधार पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के लिए 5,243 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है। उनका कहना है कि यह राशि दिल्ली के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस फंड का उपयोग शहर की सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य म्युनिसिपल कार्यों में किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आई भारी आपदा के चलते बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से अधिक लोग लापता हैं। भारी बारिश ने राज्य में तबाही मचाई है, जिससे सड़कें, पुल और घर बह गए हैं। बचाव दल लापता लोगों की खोज में जुटे हुए हैं और राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस आपदा ने राज्य के आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को भी चुनौती दी है। उत्तर भारत में मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस आपदा ने कई इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसमें सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं और बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हुई है। बचाव और राहत कार्य जारी हैं, जबकि अधिकारी आगे की बारिश के लिए चेतावनी दे रहे हैं। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सफर प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। उनकी हार ने भारतीय खेल प्रेमियों को निराश किया है, जो उनसे पदक की उम्मीद कर रहे थे। सिंधु, जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में भारत के लिए गौरव बढ़ाया था, इस बार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं। उनकी हार ने देश के लिए पदक की संभावनाओं को कम कर दिया है। भाजपा नेता सूद के अनुसार पार्टी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना और जनता के बीच सही जानकारी पहुंचाना है। भाजपा इस अभियान के माध्यम से अपनी नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत कर रही है। पेरिस ओलंपिक्स में एक असामान्य और विवादास्पद घटना घटी, जब अल्जीरिया की महिला बॉक्सर इमाने खलीफ को एक पुरुष प्रतिद्वंद्वी के साथ मुक्केबाजी के मैच में उतरना पड़ा। इस घटना ने खेलों में लिंग समानता और नियमों पर बहस को जन्म दिया है। खेल समुदाय और दर्शकों में इस असाधारण मैच को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इसे अनुचित और असुरक्षित बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकती हैं। इस निर्णय से उन समुदायों को लाभ होगा जो आरक्षण की व्यवस्था में पिछड़ गए हैं। इस कदम से अधिक समानता और न्याय की उम्मीद है, जिससे सभी वर्गों तक आरक्षण के लाभ पहुंच सकें। तुर्की के निशानेबाज यूसुफ डिकेक ने पेरिस ओलंपिक्स में अपनी उपस्थिति से सबको चौंका दिया है। उनके अनोखे अंदाज,
और शानदार प्रदर्शन ने उन्हें हिटमैन का उपनाम दिलाया है। उनकी प्रतियोगिता में भागीदारी ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। यूसुफ की शूटिंग स्किल्स और उनकी विशिष्ट पहचान ने ओलंपिक्स में एक नई रोचकता जोड़ दी है। संसद में विपक्ष द्वारा रेल मिनिस्टर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे अपने और मंत्रालय के काम के प्रति अनादर माना और विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। इस घटना ने संसदीय बहस में तीखेपन का नया अध्याय जोड़ा है। IACC की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा और ऊर्जा संग्रहण प्रणाली भारत की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है। इससे देश को स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ आर्थिक विकास भी संभव हो सकेगा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उनके खिलाफ ईडी का छापा मारा जा सकता है। उन्होंने इसे सरकार की ओर से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देखा है और कहा है कि वे खुले हाथों से इसका स्वागत करेंगे। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखता, बल्कि बुद्ध के शांति संदेश का अनुसरण करता है। उन्होंने यह बात एक सार्वजनिक समारोह में कही, जिससे भारत की विदेश नीति और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। उनके इस बयान को वैश्विक संदर्भ में शांति और सहयोग की दिशा में एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। केरल में आपदा क्षेत्र में और अधिक जीवित लोगों को ढूंढने की संभावना अब दूर की कौड़ी लग रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। बचाव दलों ने अपने प्रयास जारी रखे हैं, लेकिन अब तक के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि और बचे लोगों का मिलना मुश्किल है। इस घटना ने पूरे राज्य को गहरे सदमे में डाल दिया है।